नमस्कार, स्वागत आप सभी का डी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज जमशेदपुर में 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति संथाली भाषा की औलची की लिपि के शताब्दी समारोह और एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार स्थित नेवल बेस पर भारतीय नौसेना की स्वदेशी कलवरी क्लास पनडुब्बी आईएनएस वाक्षी की यात्रा की। ये उनकी पश्चिमी समुद्र तट यात्रा का हिस्सा था। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी उनके साथ मौजूद रहे। कलवरी क्लास पनडुब्बी में राष्ट्रपति की पहली यात्रा है, जबकि इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसी यात्रा की थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के दौरे पर पुदुचेरी पहुंच रहे हैं। वे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आवासीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे और कम्बन कलाइनंगन में लाभार्थियों को 5 आवासों की चाबी सौंपेंगे। उपराष्ट्रपति ईश्वरन काइल स्ट्रीट में भी भट्टियार स्मारक पर महाकवि सुब्रमण्यम भट्टियार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उपराष्ट्रपति कुमार गुरु पल्लम स्थल पर स्मार्ट सिटी मिशन आवासीय परियोजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। आत्मनिर्भर भारत, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए हम लोग कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में साल 2025 की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। 2026 में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही। पीएम मोदी ने खेल विज्ञान, ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं की भूमिका, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में इनकी भागीदारी पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज भारत को उम्मीद की नजर से देख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह देश की युवा शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी में भारतीय भाषा तमिल के प्रचार प्रसार की चर्चा की। कहा, फिजी की नई पीढ़ी तमिल भाषा से जुड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एंटीबायोटिक दबाव के लिए डॉक्टर की सलाह लेने का आग्रह भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम दौरे पर हैं। असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र जाएंगे। अहमदाबाद में सांस्कृतिक उत्सव नमोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचार और राष्ट्र सेवा को समर्पित इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। नमोत्सव में नरेंद्र मोदी के संघर्ष को लेकर नेतृत्व तक की कहानी को संगीत, नृत्य और मल्टीमीडिया के जरिए जीवंत किया गया। नमोत्सव कार्यक्रम में अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि कई नेता किस्मत और नीति से भी बनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नियत और निष्ठा से बने नेता हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अयोध्या के रामलला के दर्शन किए। विधि विधान से इस दौरान पूजा पाठ भी किया। प्रतिष्ठा द्वादशी यज्ञ में भी वो शामिल हुए। इस दौरान सीएम नायडू ने कहा कि भगवान श्री राम के मूल्य और आदर्श हम सब के लिए एक सीख हैं और आने वाले समय में अयोध्या भारत के लिए आध्यात्मिक हब बनेगा। साथ ही सीएम नायडू ने कहा कि यूपी और बिहार के विकास ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हालिया बदलाव पर स्वतः संज्ञान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एजी बसिहा की अवकाशकालीन पीठ आज इस मामले में सुनवाई करेगी। पर्यावरण संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे खनन और निर्माण गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अरावली क्षेत्र की स्पष्ट परिभाषा पहले भी अवैध खनन का कारण बनी है। कोर्ट ने पहले एक समिति बनाकर खनन को नियंत्रित करने के निर्देश दिए थे। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सौराष्ट्र लिव्वा पटेल समाज के अहमदाबाद महासम्मेलन और सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने समाज के योगदान की सराहना की और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पांडु क्षेत्र में जालूखबारी विधानसभा क्षेत्र के मेधावी छात्रों के अभिवादन कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने प्रवासी त्रिपुरा शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रवासी त्रिपुरावासियों से राज्य में विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया और निवेश और रोजगार के नए अवसरों पर जोर दिया। लखनऊ में पुलिस मंथन 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल को दूसरे प्रदेशों के लिए एक आदर्श बताया। नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता और आपात स्थिति से निपटने के लिए एक एकीकृत और भविष्य की व्यवस्था को संस्थागत रूप देने से संबंधित एक स्थायी और 24x7 यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष PAC का संचालन शुरू कर दिया है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के मुडकोटबती शिविर में आयोजन में बौद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत आमजन से सीधे मिलकर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित मामलों के शीघ्र समाधान का निर्देश भी दिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में महात्मा गांधी का नाम केवल चुनावी लाभ के लिए शामिल किया था। कांग्रेस सरकार के दौरान मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार मनरेगा का बजट कम किया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए और पूरी तरह से आरजेडी का सूपड़ा साफ हो गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस समारोह को उपहास बताया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल विडंबनापूर्ण है कि जिस पार्टी की नींव ही हिल चुकी है और जिसका ढांचा जर्जर हालत में है। इंडिगो एयरलाइंस ने मौसम को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन के अनुसार आज सुबह दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट पर ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा है, जिससे खराब विजिबिलिटी के कारण कई उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि बदलते मौसम के चलते विमान ऑपरेशन धीमा हो सकता है। एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए आधिकारिक चैनल्स पर अपडेट देखते रहें। मौसम में सुधार होते ही परिचालन धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। बढ़ती ठंड को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण शीतलहर को लेकर सभी 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है। आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण करने को कहा है। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सभी जनपदों में कंबल और अलाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। गाजियाबाद में घने कोहरे और शीतलहर का असर जारी। ठंडी हवाओं का कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मथुरा के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह के समय दृश्यता काफी प्रभावित हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में आज घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले कल तक शीतलहर की आशंका जताई गई है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 31 दिसंबर तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही पूजा अर्चना में जुटी रही। मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल छाया रहा और भक्तजन अपने अपने विधियों से भगवान जगन्नाथ की आराधना करते नजर आए। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में उपग्रह संचार सेवाएं तभी शुरू होंगी जब इस क्षेत्र की सभी कंपनियां सुरक्षा एजेंसियों की शर्तों को पूरी तरह पालन करेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। सभी कंपनियों को तय नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शांति विधेयक भारत के परमाणु क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुधार है। इससे शांतिपूर्ण, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के लिए परमाणु शक्ति का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक इसे लगभग 100 गीगावाट तक पहुंचाया जाए, जिससे देश के करीब 10% बिजली परमाणु ऊर्जा से मिले और नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिले। हैदराबाद का लोकप्रिय वार्षिक व्यापार मेला 85वीं अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 1 जनवरी से होगी शुरुआत।
तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का करेंगे नुमाइश का उद्घाटन। 45 दिनों तक चलने वाले इस वार्षिक प्रदर्शनी के लिए विशाल नुमाइश मैदान में 1050 स्टॉल लगाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य को उन्नत प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक ऐतिहासिक क्वांटम कंप्यूटिंग नीति जारी की। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरों पर नजर डालते हैं तेज रफ्तार से। क्वांटम पहल के तहत स्टार्टअप को 30 लाख रुपए तक का अनुदान, 1 करोड़ रुपए तक की सीड फंडिंग, पेटेंट दाखिल करने पर 75% तक की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने बोर्ड में शामिल पूर्णकालिक निवेशकों से जुड़े सत्ता मामलों की जानकारी समय पर दें। DFS ने कहा है कि नियुक्ति, पदोन्नति, बोर्ड स्तर की पोस्टिंग और पूर्णकालिक निदेशकों की तैनाती से जुड़े फैसलों में अगर कोई जरूरी जानकारी छुपाई जाती है तो ये गंभीर चिंता का विषय है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जहाज निर्माण से जुड़ी 2 अहम परियोजनाओं के दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए हैं, जिसके लिए कुल मिलाकर 44,700 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार अगले 10 वर्षों में SBFS के करीब 96,000 करोड़ के जहाज निर्माण प्रोजेक्ट्स को समर्थन मिलने की उम्मीद है। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और समुद्री क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। आधुनिक ढांचे और कुशल श्रमिकों के दम पर वर्ष 2047 तक भारत की जहाज निर्माण क्षमता 4.5 मिलियन ग्रॉस टन प्रतिवर्ष तक पहुंचाने का अनुमान है। भारत की स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी खिलाड़ी प्रो को दुबई में आर्यन सबालेंका और निक क्रियोस के बैटल ऑफ द सेक्शन प्रदर्शनी टेनिस मैच के लिए आई पार्टनर चुना गया। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी पुणे जिले के बारामती में शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन्होंने उद्घाटन किया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि भारत एक ऐसे अहम दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तकनीक, प्रतिभा और राष्ट्रीय उद्देश्य एक साथ आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे AI के युग में आगे आएं और नेतृत्व करें। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार 2024-25 में भारत के वस्तु और सेवा निर्यात ने 825.25 अरब डॉलर का ऐतिहासिक स्तर छुआ, जो साल दर साल 6% से ज्यादा की बढ़त है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि अगले साल UK, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते लागू होंगे, जिससे भारतीय उत्पादों और सेवाओं को नए बाजार मिलेंगे। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अप्रैल से दिसंबर के बीच 45 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपभोक्ताओं को वापस दिलाई। ई-कॉमर्स क्षेत्र से सर्वाधिक 32 करोड़ रुपए का रिफंड मिला।
नए व्यापार समझौतों, निवेशक अनुकूल नीतियों और प्रक्रिया में सुधार के चलते भारत में अगले साल एफडीआई में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है। अक्टूबर 2025 तक $60 अरब से अधिक का निवेश आया है। वित्त वर्ष 2025 और 26 की दूसरी तिमाही में देश की वृद्धि दर 8.2% रही है। ये पिछली कई तिमाही में सबसे अधिक तेज वृद्धि है। भारत के निर्यात में मोर्चे पर अगर बात की जाए, 2025 में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला। जनवरी से नवंबर 2025 के बीच भारत का कुल माल निर्यात $407 अरब तक पहुंचा। ओला इलेक्ट्रिक ने 4680 भाल सेल बैटरी से चलने वाले S1 प्रो प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर की आपूर्ति बढ़ाई। साल 2025 में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी निवेश करीब $3.5 अरब रहा। साल 2025 में ऑफिस से जुड़ी संपत्तियों में सबसे ज्यादा प्राइवेट इक्विटी निवेश हुआ। मोबाइल खुदरा कंपनी एसएस रिटेल ने कंपनी आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई बैठक। इस बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में संकेत दिया कि अमेरिका यूक्रेन के बीच सुरक्षा समझौते पर लगभग सहमति बन गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत यूक्रेन में जारी युद्ध को सुलझाने के लिए बेहद करीब है। हालांकि इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जमीन से जुड़े कुछ मुश्किल मुद्दों को सुलझाना जरूरी है। बैठक के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बैठक में कई अहम नतीजे निकले। उन्होंने कहा कि आगामी जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं की मेजबानी करेंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए वैश्विक कूटनीति अब निर्णायक मोड़ पर है। क्रेमलिन के राजनयिक सलाहकार यूरी उशाकोव ने यूक्रेन से मांग की है कि वह बिना किसी देरी के पूर्वी डोनबास क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुला लें। मेक्सिको के ओक्साका राज्य में एक अंतर महासागरीय ट्रेन पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 98 लोग घायल हो गए, जिनमें 36 की हालत गंभीर है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम और राज्यपाल सोलोमन जाराक्रूज ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए सहायता भेजी जाएगी। अमेरिका के न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकराकर जमीन पर गिर गए। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से हुआ घायल। ये दुर्घटना हैम्पटन नगर हवाई अड्डे के पास हुई। एनटीएसबी ने कहा है कि उसने जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ितों के बारे में जानकारी स्थानीय अधिकारियों द्वारा जुटाई जाएगी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने लंबी दूरी की रणनीतिक क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेपण अभ्यास का निरीक्षण किया। सरकारी मीडिया के अनुसार मिसाइलों ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। उत्तर कोरिया का यह अभ्यास 2026 में होने वाले पार्टी सम्मेलन से पहले सैन्य शक्ति का प्रदर्शन का हिस्सा है। हाल के दिनों में किम ने परमाणु पनडुब्बी निर्माण और अन्य मिसाइल परीक्षणों का भी निरीक्षण किया। सीरिया के अलावी बहुल इलाके फकिया में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी और अन्य हिंसा बढ़त हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। इटली पुलिस ने इटली स्थित कुछ चैरिटी संगठनों के जरिए हमास को कथित रूप से फंडिंग किए जाने की जांच में 1.08 मिलियन यूरो जब्त किए हैं। जब्त की गई नकदी एक फिलिस्तीनी समर्थक चैरिटी संस्था के कार्यालयों और संदिग्धों के निजी घरों से बरामद की गई है, जिसमें उत्तरी शहर सासुओलो में एक गैरेज में छिपा हुआ कमरा भी शामिल है। स्पेन के दक्षिणी और पूर्वी प्रांतों में भीषण बारिश के कारण आई बाढ़, उफनती नदियों में वाहन बहने से एक व्यक्ति की मौत जबकि 2 लोग लापता। बाढ़ की हालत को देखते हुए अधिकारियों ने कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा जारी। श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20 को 30 रन से जीता। 5 मैच की सीरीज में बनाई 4-0 की बढ़त। भारतीय महिला टीम ने पहली बार T20 में 221 रन का स्कोर खड़ा किया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना के बीच 162 रन की साझेदारी देखने को मिली। स्मृति मंदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन किए पूरे। ऐसा करने वाली दुनिया की चौथी बल्लेबाज, जबकि भारत की दूसरी। विजय हजारे ट्रॉफी में आज दिल्ली का तीसरा मुकाबला सौराष्ट्र के साथ। पहले 2 मुकाबलों में दर्ज की है जीत। मुंबई की टीम भी आज खेलेगी अपना तीसरा मुकाबला। मुंबई के सामने छत्तीसगढ़ की चुनौती। जयपुर में खेला जाएगा मैच।
दोहा में आयोजित हुई विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब मैग्स कार्लसन ने किया अपने नाम, अर्जुन एरिगेसी ने हासिल किया कांस्य पदक। महिला रैपिड चैंपियनशिप की मौजूदा चैंपियन कॉर्नेलिया हम्पी अपने टाइटल को डिफेंस करने में रही नाकाम, कांस्य पदक से करना पड़ा संतोष। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में रविवार को सूर्या करिश्मा तामीरी ने तन्वी पात्री को और ऋत्विक संजीव ने भारत राघव को हराकर खिताबी जीत हासिल की। महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले मुकाबले में एसजी पाइपर्स ने रांची रॉयल्स को 2-0 से हराया। मैच का पहला क्वार्टर बेहद रोमांचक रहा, जिसमें दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। दिल्ली में संपन्न हुई हरीश शर्मा 3-on-3 ऑल इंडिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता। खिलाड़ियों ने एक स्वर में माना, देश में इस तरह की प्रतियोगिताएं से मिलेगी बास्केटबॉल खेल को जड़ से मजबूती। पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रतिमा सिंह ने कहा, देश में उज्जवल है बास्केटबॉल का भविष्य। कहा, अगले साल लीग आने से और मिलेगी मजबूती। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेडली ने कहा, उनके लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार किसी भी विकेट से ज्यादा मायने रखती है। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप सिंह ने कहा, उनकी तैयारी आगामी एशियन गेम्स को लेकर पुख्ता, साथ ही 2028 पैरालंपिक में भी सफलता का परचम चाहते हैं लहराना। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में कैमरून और डिफेंडिंग चैंपियन आइवरी कोस्ट के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से रहा ड्रॉ। कैमरून की टीम ने आखिरी समय में किया गोल। अल्जीरिया की टीम ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के नॉकआउट स्टेज में बनाई जगह, बुर्किना फासो को 1-0 से दी मात। नॉकआउट स्टेज में पहले ही अपनी जगह बना चुकी मिस्र की टीम आज अंगोला से भिड़ेगी। अंगोला के लिए मुकाबले में जीत होगी महत्वपूर्ण। दुबई में खेले गए बैटल ऑफ द के मुकाबले में निक कगिस ने महिला विश्व नंबर का एक आर्यन समालिका को 6-3, 6-3 से हराया। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस 100 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।